कब हुई? देखिए, ये घटना बहुत ही पुराना है। अखिल भारतीय मध्य देशी वैश्य सभा का संगठन 1905 का संगठन है, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और अंग्रेजों का शासन था। उस समय की घटना है कि डिप्टी कलेक्टर माधवलाल जी, जो कि मध्य देशीय समाज के थे और कानू इस तरह से जाति प्रमाण पत्र मिलता है, कानू ही बोला जाता था उस समय। वो डिप्टी कलेक्टर थे। एक बार बिहार की यात्रा पे गए और वहाँ पे चूंकि होटल और सराय वो तो होते नहीं थे, डाक बंगला होता था। तो डाक बंगला पे टिके और डाक बाबू से बोले कि भाई रात्रि विश्राम करना है, कोई इंतजाम करो। तो डाक बाबू भाई फर्ज बनता था इंतजाम, डिप्टी कलेक्टर साहब आए हैं उनका इंतजाम करने के लिए। तो डिप्टी कलेक्टर साहब के इंतजाम के लिए डाक बाबू ने अपने चपरासी को बुलाया और बोला कि जाओ 2 मकान बाद एक कनुआ है, उसके यहाँ से चरपाई ले आओ मांग कर। तो मुख्यतः मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कानून शब्द मतलब ये जो जाति प्रमाण पत्र के लिए है, कानून शब्द है और इनका मुख्य पेशा हलवाई का होता है। मैक्सिमम व्यापार हलवाई इस तरह का है, तो हलवाई था। तो चपरासी गया और बताया कि भाई डाक बाबू का ये आदेश है कि अपना चरपाई दे दो, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर साहब आए हैं और उनको सोना है। तो अब तो डर गया डाक बाबू फरमान, गिड़गिड़ाते उसने कहा कि मेरे दामाद जी आए हैं और मेरे पास एक ही चरपाई है, मैं आपको दे दूंगा तो मेरे दामाद जी तो भाई मेहमान है, तो नहीं हो सकता, सब मुझे नहीं दे सकते हैं। यह चपरासी बात जाके डाक बाबू को बताया और डाक बाबू आगोबला होते हुए भद्दी भद्दी गालियां देते हुए और अपने चपरासी को आदेश किया कि जाओ उस कानू को 10 जूते मारो और उसका चपराई छीन कर लाओ, उसके दामाद को 20 जूते मारो। ये बातें डिप्टी कलेक्टर साहब सुन रहे थे माधवलाल जी। अब चूंकि इसी समाज के थे तो उनको बहुत ही आत्मग्लानि और उसका चपराई छीन कर लाओ, उसके दामाद को 20 जूते मारो। ये बातें डिप्टी कलेक्टर साहब सुन रहे थे माधवलाल जी। अब चूंकि इसी समाज के थे तो उनको बहुत ही आत्मग्लानि हुई कि ये समाज हमारा क्या है, चूंकि बताए नहीं और सरकार में थे, शासन में थे, प्रशासन में थे, वो क्या कर सकते थे। तो फिलहाल रात गई बात गई, लेकिन मन में उनके टीस थी। ये घटना मैं 1903 की बता रहा हूँ। मन में टीस थी कि कम से कम चूंकि पढ़े लिखे थे, एक जागरूक नागरिक थे, कि अपना समाज हमारा दलितों से बदतर है। तो उनको तकलीफ और मन में वेदना के कहिए तो 1905 में अपने लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा और समाज के एकत्रित करके 1905 में मुजफ्फरपुर में बिहार प्रांत में उन्होंने एक संगठन की संरचना रखी जिसका नाम रखा अखिल भारतीय मध्य देशी वैश्य सभा, जिसने प्रथम अध्यक्ष विष्णु जी चुने गए और उसके बाद ये संगठन निर्माण रखा गया। और संगठन निर्माण भारत और नेपाल में दोनों जगह इस तरह पूरे राष्ट्र में काम करेगा और इस तरह से 1905 से लगातार यह आंदोलन चलता रहा। इसका विस्तार जिले से निकलकर प्रदेश, प्रदेश से निकल के बिहार से निकल के प्रदेश भर, प्रदेश से निकल उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, उड़ीसा। आज की डेट में जो नींव रखा था माधवलाल जी ने, वो 18 प्रदेशों में ये संगठन काम कर रहा है आज की डेट में। मूल रूप से उद्देश्य क्या है इस संगठन? जी, मूल रूप से देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षा क्षेत्र में ये समाज बहुत ही पिछड़ा है, जो कि मानव के लिए एक किसी मानव जाति के लिए एक चारों पिलर स्तंभ के काम करते हैं। इसमें चारों पिलर में बहुत ही पिछड़ा समाज था उस समय भी, और आज के जो भाग दौड़ जिंदगी 2023 आ गया, उस समाज, ये समाज आज भी बहुत पिछड़ा है। इसीलिए ये संगठन लगातार इस तरह से काम करती जा रही है। और उसके बाद
चुनाव का ये करते करते जब एक बात और ध्यान देना पड़ा, आकर्षित करना चाहता हूँ आप लोगों पर कि जब 100 साल इसका हुआ शताब्दी समारोह, तो बनारस में ये नाटिंगली गणेश मंडप में 2005 में शताब्दी समारोह हुआ था, जिसमें पूरे भारत से, नेपाल से सब जाति भाई बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में आए थे। तो मूलतः ये हमारा जो समाज बिहार में और उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्रों में, नेपाल के सटे में है, तो वहाँ पे तो हमको लगता है समाज में कुछ राजनीतिक चेतना जागी और संगठन में अपने विधायक भी हुए, एमएलए भी हुए, मंत्री जी भी हुए, मंत्री जी है भी, आज करंट टाइम में भी है, अनगिनत चेयरमैन हुए, मेयर हुए, तो निश्चित है भागीदारी बढ़िया मिला। और ये लोग भागीदारी मतलब किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, एक बात ये भी है, वो अपने दम पे। तो उसका मूल रूप का ये हुआ कि वहाँ संगठन बहुत छोटे छोटे बहुत सारे चीज हुए, लेकिन मात्र संगठन अखिल भारतीय मध्य सेवा सभा आज भी सबसे बड़ी संस्था है और सबसे बड़ी रूप से एक ही मात्र संस्था है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखा जाए तो ये संस्था अब किस तरह से काम कर रही है? ये संस्था राजनीतिक भागीदारी के लिए अपने जितनी शक्तियां हैं लगाई रखी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक भागीदारी मिले और अपने संबंधों से, बात से, संगठन के माध्यम से और अपने लोग जो राज्य में हैं, विधायक जी, मंत्री जी, जो लोग उनके संपर्क द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी के लिए आतुर है। अभी आपने विकास की बात की है, शिक्षा की बात की है, तो ये संगठन शिक्षा और चीज़ों पे कितना काम कर रही है? देखिए, शिक्षा क्षेत्र में हमारा संगठन समाज पिछड़ा था, संगठन इसमें लगातार काम कर रही है। इसमें अभी हम लोगों ने हमारे कुल देवता बाबा गणेशनाथ जी महाराज हैं, जिसका समझिए कि पलोइया धाम वैशाली जिला और प्रांत बिहार प्रदेश, जहाँ पर जन्मस्थली है मेरे कुल देवता का। ऐसे समझिए कि वो कुल देवता जब से देश आजाद हुआ 1905 संगठन में, तो एक 3 सेट के 4x4 में रहते थे। उसका भव्य जुड़ादार मंदिर 3600 स्क्वायर फीट में और प्लस कैंपस करीब 10,000 स्क्वायर फीट में हम लोग बनाए, जिसमें पर्यटन मंत्री प्रमोद गुप्ता जी का अहम योगदान था, समाज का हर व्यक्ति का योगदान था। प्रमोद गुप्ता जी पर्यटन मंत्री जी थे और उन्होंने 7 करोड़ 62 लाख रुपया और मुक्त कराया। वहाँ धर्मशाला और मंदिर का जो घाट, जो गंगा किनारे घाट जो है, घाट और क्या नाम शौचालय वगैरह था, पार्क में निर्माण करने के लिए योगदान दिया। दूसरा एक मऊ में पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी आपने विकास की बात की है, शिक्षा की बात की है, तो ये संगठन शिक्षा और चीज़ों पे कितना काम कर रही है? देखिए, शिक्षा क्षेत्र में हमारा समाज पिछड़ा था, संगठन इसमें लगातार काम कर रही है। इसमें अभी हम लोगों ने हमारे कुल देवता बाबा गणेशनाथ जी महाराज हैं, जिसका समझिए कि पलोइया धाम वैशाली जिला और प्रांत बिहार प्रदेश, जहाँ पर जन्मस्थली है मेरे कुल देवता का। ऐसे समझिए कि वो कुल देवता जब से देश आजाद हुआ 1905 संगठन में, तो एक 3 सेट के 4x4 में रहते थे। उसका भव्य जुड़ादार मंदिर 3600 स्क्वायर फीट में और प्लस कैंपस करीब 10,000 स्क्वायर फीट में हम लोग बनाए, जिसमें पर्यटन मंत्री प्रमोद गुप्ता जी का अहम योगदान था, समाज का हर व्यक्ति का योगदान था। प्रमोद गुप्ता जी पर्यटन मंत्री जी थे और उन्होंने 7 करोड़ 62 लाख रुपया और मुक्त कराया। वहाँ धर्मशाला और मंदिर का जो घाट, जो गंगा किनारे घाट जो है, घाट और क्या नाम शौचालय वगैरह था, पार्क में निर्माण करने के लिए योगदान दिया। दूसरा एक मऊ में पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर कजरौली आश्रम, वो वहाँ बाबा सरदूदास जी का समाधि स्थल है। बाबा सरदूदास जी अपने ही समाज के थे। 100 एकड़ में जमीन था, अभी भी 53 एकड़ में समाधि स्थल है, जिसका शिलान्यास हम लोगों ने किया और आज भी वो
पलवैया धाम का निर्माण करा दिया। सरदूजा दास जी का शिलान्यास करने के बाद काम चालू है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है जो अभी विश्व विख्यात होने वाला है, अयोध्या नगरी, जिसका समझते हैं आप लोग, चर्चा सुनते होंगे। वहाँ पे 10,000 स्क्वायर फीट में एक भव्य धर्मशाला बनवा रहे हैं हम लोग, जिसका तीसरा मंजिल का फ्लोर का शिलान्यास भी आजकल में हो जाएगा, और 5 मंजिल का भव्य धर्मशाला बना रहे हैं 10,000 स्क्वायर फीट में अपने समाज के लिए। इसके बाद चौथा फेज में हम लोग जाएंगे। अभी अयोध्या के पास ही 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के आसपास में हम गए भी थे जमीन पे। 100 एकड़ जमीन हमारे समाज का है, तो वो जमीन को हम लोग अवमुक्त कराएंगे और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और आपके जितने भी कॉमर्स, जितने भी फैकल्टी होते हैं लगभग 10-12, उस फैकल्टी का निर्माण कराएंगे। समाज के साथ साथ देश के सारे बच्चों को और इस तरह का शिक्षा उसमें मैक्सिमम सब्सिडी पे दिया जाएगा, और समझ लीजिए नो प्रॉफिट नो लॉस पे इस तरह का हम लोग कार्य करेंगे। और आप सभी समाज के भाइयों से निवेदन है कि ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, और आगे के तीसरी अनसुनी बातें जो लोग बताते नहीं हैं वो मैं आपको वीडियो में इस तरह से देते रहेंगे, बताते रहेंगे। क्योंकि कभी भी कोई सम्मेलन होता है, कोई संगठन का सेमिनार होता है, तो सारी बातें सब जगह कहा नहीं जा सकता है। और ये आज के डेट में सोशल मीडिया में एक बहुत ही सरल और अच्छा साधन है जो हम घर बैठे सुन सकते हैं और अपनी बातों को बता सकते हैं। आपके लाइक और कमेंट जो भी जैसा होगा, और इस तरह से हम लोग उस तरह की बातें बताएंगे आप लोगों को, जो समाज के एक आखिरी पैदान तक मैं बात बताऊंगा, आप लोगों को बताते रहेंगे। आपका मनोज मदेशिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय मध्यदेशी वैश्य सभा।